आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ। हालात वाक़ात पर हमारी ख़ास नज़र। सबसे पहले हम शुरुआत करें तो एक अमरीकी अखबारों की नहीं बल्कि अमरीकी इदारों की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आने वाले दिनों में भी अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद नहीं है और इन ताल्लुकात में कुछ मज़ीद जो इम्कानात हैं वो भी देखे जा सकते हैं। हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात भी इसमें बहस में लाए गए हैं और अमरीकी इदारों की रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले वक्त में न सिर्फ हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर मिलिटेंट हमले भी हो सकते हैं बल्कि उन्हीं मिलिटेंट हमलों के तनाजुर में हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को जवाब भी दिया जाएगा और इस जवाब के बीच में वही हाल एक बार न हो जाए जो लगभग 2 साल पहले पुलवामा हमले के बाद हुआ था। अमरीकी इदारों ने खबरदार करते हुए बताया है कि वक्त की अहम ज़रूरत है कि 2 बड़ी आइटमी ताकतें आमने सामने आने के बजाय आस पास आएँ, एक साथ बैठें और कहीं न कहीं मामलात को सुलझाने की कोशिश करें। यह अमरीकी इदारों की रिपोर्ट जम्मू कश्मीर से मुतालिक, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात में कुछ कुछ अच्छा, कुछ कुछ बुरा, कुछ कुछ खट्टा, कुछ कुछ मीठा, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। और खट्टे और बुरे की बात करें तो जम्मू में बीजेपी का बड़ा दबदबा हुआ करता था, वो था अब हुआ है, यानी माजी की बातें अब बताई जाती हैं क्योंकि जिस तरीके से जम्मू में स्टूडेंट हूँ, जम्मू में सरकारी मुलाजिम हूँ, जम्मू में ट्रेडर हूँ, सरकार के ख़िलाफ़ महाज बना रहे हैं, उसके पस मंज़र में देखा जा रहा है कि सारा ठेका या सारा मामला जो है वो बीजेपी के गले ही बांधा जाता है। और जम्मू में इस वक्त बड़े पैमाने पे जो सरकार मुखालिफ मामलात हैं उनमें जम्मू के ट्रेडर्स इस वक्त जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और माना जा रहा है कि जम्मू में ट्रेडर्स ने इस शनिचर को हड़ताल की कॉल की, बंद की अपील भी की है, फैसला भी किया है। इस खबर पर हम ज़रूर चलेंगे। ज़रीदका राजपूत हमारी जम्मू से नुमाइंदा इस वक्त मौके पर मौजूद है, कोशिश करेंगे उनसे हमारा राब्ता हो पाए और अगर राब्ता नहीं हो पाता है, जब तक उनसे राब्ता हो पाता है हम दूसरी खबर पर चलेंगे और ये दूसरी खबर कश्मीर से है जहां मामला हिंदुस्तान पाकिस्तान का ही था। वो एमबीबीएस की सीटें वो पाकिस्तान में दाखिले और उन पाकिस्तान में एमबीबीएस की सीटों के पे दाखिले पर कई तरह के सवाल अक्सर उठते रहे थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद उन सवालों के बीच में कई को जंजाल भी आ चुका है और उसी जंजाल में आज ईडी की छापेमारी जो है वो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रही। श्रीनगर के छानपोरा के नज़दीक वाले इलाके में भी आज ईडी की छापेमारी हुई और यहाँ पे जम्मू कश्मीर सॉल्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन जफ़र अहमद भट्ट उर्फ जफ़र अकबर भट्ट के घर पर छापे मारी गई और यहाँ इस छापे के दौरान बताया जाता है कि सुबह सुबह ईडी और सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों ने मज़कूरा घर की तलाशी ली और मज़कूरा घर के आसपास जो घेरा डाला उस दौरान तलाशी ली गई। अगरचे ये भी बताया जाता है कि मरकज़ी जो एजेंसी है इस छापे के दौरान कुछ ज़्यादा गिरफ्तारी वगैरह तो नहीं कर सकी है, लेकिन दूसरा छापा जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के काजी मोहल्ला में भी था जहां हुर्रियत के रहनुमा काजी यासिर के घर पर छापा मारा गया था। ये छापेमारी करीबन 2 से 3 घंटों तक जारी रही और 2 से 3 घंटों की छापेमारी के दौरान बताया जाता है कि घर का पता छाना गया है। जम्मू कश्मीर की और जगहों पर भी इस तरह के मामलात के, इस तरह के छापेमारी की खबरें हैं और उन छापेमारी के दौरान ज़्यादा तफसीलात मालूम नहीं हो सकी हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही मालूम हो सका है कि पाकिस्तान में जो एमबीबीएस का जम्मू कश्मीर के बच्चों के एमबीबीएस के दाखिले जो माजी में शह सुर्खियाँ बटोरते रहे हैं उस पर ही मरकज़ी तहकीकाती एजेंसी दोबारा छानबीन कर रही है। और अब ज़रा दूसरा पहलू सियासत का, तो सियासत में कांग्रेस जम्मू से लेकर कश्मीर तक वक़ार रसूल बानिहाली की सरबराही में इक़दाम उठाती है, सरकार को सामने आने की कोशिश करा रही है और इसी कोशिश के तहत आज बांडीपोरा में भी कांग्रेस ने हाथ से जोड़ो हाथ रेले का इनेकाद किया था और हाथ से जोड़ो हाथ की इस रेले के दौरान कांग्रेस के सदर वक़ार रसूल बानिहाली ने इस आज के इस क़यादत मरके की सदारत की क़यादत की और यहाँ पे उन्होंने मरकज़ी सरकार से लेकर जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की पॉलिसियों की नुक्ताचीनी भी की और ये भी बताया कि सरकार
जिसको भी दबाना चाहती है, जिसको जो भी सरकार के सामने बात करता है उसको दबाना चाहती है और दबाते हुए एजेंसियों का इस्तेमाल भी कर रहा है। जम्मू कश्मीर की बेरोज़गारी की बात भी वक़ार रसूल बनिहाली ने की और बेरोज़गारी के साथ साथ सरकार पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि सरकार नाकाम हो चुकी है और जहां कहीं से सरकार की जब बात आती है तो सरकार की नाकामी ही नज़र आती है। वक़ार रसूल बनिहाली कि जो राहुल गांधी जी के 3 मुद्दे थे, पूरी देश में नफरत की आग लगी है। बीजेपी और आरएसएस वालों ने, विश्व हिंदू परिषद वालों ने एक लोगों में एक आग लगा दी है हिंदू और मुसलमान की। उसको खत्म करने के लिए राहुल गांधी जी निकले थे, प्यार बांटने के लिए लोगों में निकले थे और जिस तरीके से कश्मीरी लोगों का प्यार उससे मिला उससे बहुत खुश हुए वो। इसी तरीके से यहाँ पे जो बेरोजगारी बहुत ज्यादा, हिंदुस्तान में तो बहुत है लेकिन जम्मू कश्मीर में नंबर 1 पे, उस बेरोजगारी के लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में हमने उसका भी मुद्दा रखा है। और अभी सरकार ने एक एपटेक कंपनी जो एंगेज की हुई है रिटर्न के लिए, और जो एपटेक कंपनी फ्रॉड कंपनी है, 8 स्टेट्स में वो ब्लैक लिस्ट हुई है और बहुत ही रिकॉर्ड उस कंपनी का खराब है। कल हमारे नौजवान सड़कों पे थे, उन पे लाठीचार्ज किया गया। हम कंडेम करते हैं कि उन पे लाठीचार्ज जो हुआ है उसकी हम तनकीद करते हैं और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को करते हैं, कहते हैं कि इमीडिएटली जो एपटेक कंपनी एंगेज की है, जो फ्रॉड कंपनी है, उसको जल्दी निकाला जाए। चलिए, वक़ार रसूल बनिहाली, कल लड़कों पे मुजाहरे के दौरान जो है ताकत का हल्की सी ताकत का इस्तेमाल किया गया, वक़ार बता रहे थे। लेकिन वक़ार को हम याद दिलाते चलें कि आज भी जम्मू में देखने को मिला है। इस खबर पे हम आ ही जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम कांग्रेस से अलग हुए आज़ाद की पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने आज डोडा और किश्तवाड़ के अहदेदारों का एक कन्वेंशन टाउन हॉल डोडा में मुनक्कद किया था। इस कन्वेंशन के आज की सदारत नायब सदर जीएम सरूरी और उसके साथ साथ दूसरे लीडरान में मोहम्मद असलम गोनी, अब्दुल मजीद वानी और दूसरे कायदीन ने शिरकत की। और आज इस इजलास के दौरान बताया गया कि पार्टी को निचली सतह पे मजबूत करना और नए अहदेदारों को उनकी जिम्मेदारियों से आगाह भी करना है। इस मौके पर जीएम सरूरी ने एक बार फिर जम्मू में कल जो तुलबा पे, जो एस्पिरेंट्स पे जो लाठीचार्ज हुआ है या ताकत का इस्तेमाल हुआ है, उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की और ये भी बताया कि यहाँ जो भी मामलात उठाता है, हकीकी मामलात की बात करता है, उसको सरकार दबाने की कोशिश करती है। और एपटेक कंपनी के हवाले से उन्होंने बताया कि ये कौन सा इंसाफ है, दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा होता नहीं है जैसा जम्मू कश्मीर में हो रहा है। वो कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, वो कंपनी जिसको चोरों के खाते में अब तक दर्ज किया जाता था, आज जम्मू कश्मीर पहुँचते गंगा कैसे नहा गई, ये इल्ज़ाम वहाँ पे जीएम सरूरी का था। ज़रा सुनिएगा सरूरी किस तरह से बताते हैं। शर्म की बात है। एक वक़ार रसूल, हमने जीएम सरूरी की बात की, लेकिन अगली बात हम जिस तरह सभी कहते हैं, सरूरी ने बताया कि ये शर्म की बात है, तो शर्म की बात नहीं बल्कि हम ज़मीनी हक़ाइक़ की बात आपको समझाते, दिखाते, सरकार को सुनाने की कोशिश करते हैं। हम तस्वीरें आपको जम्मू की दिखाएंगे। दूसरे दिन लगातार जम्मू में आज एस्पिरेंट्स का मुजाहरा था। ये वो एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य, अपना फ्यूचर डार्क, मखदूश, अंधेरे में नज़र आ रहा है और आएगा भी क्यों नहीं। एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा ठेकेदार जिसका माजी दागदार है, जिसके माजी में कई कानून के नुकात हैं, जिसके माजी में कई अदालतों के मुकदमात हैं, वही कंपनी, वही ठेकेदार जम्मू कश्मीर की आवाम की, जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल से क्या वाकई में इंसाफ करेगा? शायद नहीं। ये सवाल हर जगह से पूछा जाता है और इसी सवाल का जवाब जब सरकार के गलियारों में ना दिया जाता है, न उसमें कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जाता है, तो फिर इन तुलबा को सड़क पे आना पड़ता है, जहाँ कहीं पानी, कहीं डंडा, कहीं धक्का, कहीं हवालात, ये सब कुछ इन बच्चों को देखना पड़ता है। और अफसोस के साथ अक्सर जगहों पे बच्चे ये भी बता रहे हैं कि न समझ नहीं आता है कि ये किस खेत की मूली है जो इतनी उगी है कि इसको कोई उखाड़ भी नहीं सकता है। ये मूली की बात नहीं है, ये मुस्तकबिल की बात है। ये जम्मू कश्मीर के उन बच्चों की बात है जो कहीं ओवर एज होने के नज़दीक हैं,
कुछ जगहों पे उम्मीद थी, लेकिन फार्म भी भरे, फीस भी भरे, लेकिन कहीं रोड़े अटकाए गए तो फिर उनमें हुआ नहीं। और उसके बाद अगर कहीं उन्होंने कोशिश की तो वहाँ पता चला कि यह तो पुराना धंधा हो चुका है और उस पुराने धंधे पर CBI इंक्वायरी कर रही है। ये इंक्वायरियों के इतने मामलात, ये नौकरियों के इतने मसाइल और इन नौकरियों के मसाइल मामलात के बीच में सरकार कहती है कि हम तो 40,000 के करीब लोगों को नौकरियां देंगे, लेकिन दिलवाएंगे किस कंपनी से? क्या वो इंसाफ करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ जम्मू की सूरत आज की, जिस दौरान तलबा को गिरफ्तार, एस्पिरेंट्स को गिरफ्तार भी होना पड़ा, धक्के भी खाने पड़े, पानी भी उन पर इस्तेमाल किया गया और कहीं कहीं हल्का फुल्का लाठीचार्ज भी देखना पड़ा। ये मनाजिर, ये अक्सबंदी, ये विजुअल्स जम्मू के, कश्मीर के भी आपको दिखाएंगे, लेकिन जम्मू के ये विजुअल्स और इन विजुअल्स में ज़रा क्या बता रहे थे, सुनिएगा। और चलिए, ये तस्वीर जम्मू की, लेकिन अगली तस्वीर हम कश्मीर की दिखाएंगे, जहां बेहतरी की उम्मीद है। हज के लिए आज़मीन जा रहे हैं और उन हज आज़मीन के लिए सरकारी सतह पर बेहतर इक़दाम उठाते हुए पासपोर्ट के मामले को हंगामी बुनियादों पर हल करने के लिए श्रीनगर के पासपोर्ट ऑफिस में आज एक खसूसी कैंप का इनेकाद किया गया था, जिस दौरान आज 700 के करीब आज़मीन हज के पासपोर्टों को, उनके पासपोर्ट उन्हें दिए गए। यह कश्मीर और लद्दाख के रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर देवेंद्र कुमार यहाँ नामनिगारों से बात करते हुए बताया कि मरकज़ी सरकार से हज के ख्वाहिशमंदों के लिए खसूसी कैंप लगाने की इजाज़त तलब की गई थी और मरकज़ी सरकार ने उनकी ये दरख्वास्त मंजूर की और उसके बाद ये खसूसी कैंप का इनेकाद किया गया। इस दौरान हज के ख्वाहिशमंदों को पासपोर्ट फराहम किए गए। उनके जो मसाइल थे, उन्हें अगर नेग्लिजिबल मसाइल थे तो उन्हें इग्नोर किया गया और उन मसाइल के साथ साथ दफ्तर का जो अमला है वह हज ख्वाहिशमंदों के लिए, जहां माजी में भी तैयार था, उनने बताया कि आगे भी तैयार है और पासपोर्ट जारी किए गए थे। ये श्रीनगर में हज ऑफिस की आज की कार्रवाई और इस कार्रवाई पे मुकामी हलकों ने खुशी का इजहार भी किया और उम्मीद का इजहार किया कि सीख मिलेगी। आगे के हवाले से दूसरे महकमे भी कुछ इस तरह के इकदाम उठाएंगे। पासपोर्ट ऑफिसर से लेकर मुकामी लोगों ने भी बात की, सुनिएगा। ये जो हज के एप्लीकेंट्स हमारे पास आए थे, उनके लिए स्पेशल ड्राइव लगाया था 25 फरवरी को हमने, और उसमें मोर देन 450 एप्लीकेंट्स हमारे पास आए थे जो हज के, जिनको हज वालों ने, हज ऑफिस ने रिकमेंड किया था हज यात्रा के लिए 2023 के लिए। तो इसको, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक प्रोसेस है, बिना CID और पुलिस क्लियरेंस के हम पासपोर्ट इशू नहीं करते हैं, तो एक छोटा टाइम, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हमारे पास था। इसके लिए मैंने यहाँ पे अपने DIG साहब को, जो स्वयं साहब थे, और दिलबाग सिंह जी थे हमारे DGP शायद, तो उनको स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि जो हमारे हज के एप्लीकेंट्स हैं, कम से कम उनका हमें क्लियरेंस 10 तारीख से पहले अगर दे दिया जाएगा तो हम उनको पासपोर्ट इशू कर पाएंगे और वो अपना जो इनका होली जर्नी जो होता है, ताकि वो उसमें विजिट कर सके। तो उनका बहुत सपोर्ट मिला है हमें, CID का भी, पुलिस अथॉरिटीज़ का भी। रात को 10 बजे तक उन्होंने हमारे पास क्लियरेंस भेजा है और हम एटलीस्ट कम से कम रात को 1:30 बजे तक हमने ये प्रिंटिंग किया है 750। उसमें कुछ नॉर्मल एप्लीकेशन। चलिए, रात भर काम करते रहे हज ऑफिस के, पासपोर्ट ऑफिस के दफातर के मुलाजिम, और इस खुशी में जम्मू से रितिका मेरे साथ ज्वाइन कर चुकी है। रितिका, जरा बताइएगा क्या फैसला हुआ? जम्मू में मीटिंग चल रही है, हुई मीटिंग, क्या फैसला हुआ? और श्रीचर को जो हड़ताल की, बंद की कॉल की अपील की गई है, वो किसने की, क्या बता रहे थे वो? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रधान है श्री अरुण गुप्ता और उन्हीं के साथ युवा राजपूत सभा के प्रधान हैप्पी सिंह, इन सब की तरफ से आज एक प्रेस वार्ता की गई है और उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि शनिवार को पूर्ण रूप से जम्मू बंद रहेगा, जिसमें पूरी मार्केट, जितने भी बाजार है जम्मू के, उनका पूरा समर्थन इन्हें जाने वाला है और पूर्ण रूप से जम्मू को ये बंद रखेंगे। और ये जो नाराजगी है कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ देखने को मिल रही है। सरकार को चेताया गया था, उसके बावजूद किसी भी तरीके की चेंजेस नहीं किए गए हैं, इसीलिए शनिवार को पूर्ण रूप से जम्मू बंद रखा जाएगा।
आप कह रही हैं शनिवार को, ये कौन कौन था इस प्रेस वार्ता में रितिका, और क्या ये सिर्फ चैम्बर के लोग थे या बाकी ट्रेडर्स हैं, या वेयर हाउस है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनमें से कोई था इसके सपोर्ट में? आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, साथ ही साथ युवा राजपूत सुबह, पुरानी मंडी, इनके जितने भी मेंबर्स हैं वो मुख्य चेहरे जो है वो आज इस प्रेस वार्ता में सम्मिलित हुए हैं। और इनका कहना था कि सभी को ये निमंत्रण नहीं दे पाई क्योंकि सभी को एक मंच से अभी बुलाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन सरकार अगर समय रहते चेंजेस नहीं करती है तो जरूर ये एक बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं और उसमें सभी को लेके ये कहीं ना कहीं उतरेंगे अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रितिका राजपूत जम्मू से। रितिका मेरे साथ थी और रितिका ने जिस तरह बताया कि जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नाराजगी है और नाराजगी में चैम्बर ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है शनिचर शनिचर का दिन, सैटरडे का दिन, और जम्मू में बंद की कॉल की अपील की है। बाकी इसका क्या सपोर्ट मिलता है, कौन कौन इसको सपोर्ट करता है, कौन इस बंद कॉल को विरोध करता है, इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल आपको हम दूसरे मामलात को लिए चलते हैं और दूसरे मामलात में हम पावर की बात करेंगे। पावर, वो पावर जिससे हमारे घरों में रोशनी आती है, और इसी रोशनी के पस मंज़र में हम आपको बताते चलें मेंढर में एक वाक़ा पेश आता है। और मेंढर में एक वाक़े में एक हाईटेंशन लाइन जो है वो दरख्तों पे चल रही थी और वो एक कच्चे मकान पे गिरती है। मुश्किल से घर के मकान के मालिकान जो हैं वो उससे उनकी मुश्किल से जान बचती है, लेकिन इस हाईटेंशन लाइन से कुछ नुकसान होता है माल मवेशी का। ये हाईटेंशन लाइन जम्मू के मेंढर के इलाके में थी। मैं अपने नाजरीन को और हमारा डेस्क अपने नाजरीन को यह बताना चाहता है कि कश्मीर में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कुछ इलाकों की बिजली की सप्लाई लाइन परसों इसलिए काट दी, बिजली का बिल जमा नहीं कराया गया। तो मामलात यहाँ पे वो शुरू हो जाते हैं जिन पे बात ज़रूर की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में मरकज़ी सरकार ने कई स्कीमें राइज की, वो दीनदयाल स्कीम हो, वो आरटीएस स्कीम हो, वो अटल स्कीम हो, वो दूसरी स्कीमें हो, ताकि हर घर तक पानी का, बिजली का जो खंबा, बेहतर खंबा है वो पहुंचाया जाए, बिजली की तार पहुंचाई जाए। लेकिन क्या वाकई में कश्मीर में हर जगह बिजली की तार पहुंच चुकी है, बिजली का खंबा पहुंच चुका है? मेंढर के वाक़े पर जम्मू के एक आला ओहदेदार से जब पूछा गया तो उसने कहा कि अब हम ठीक कर देंगे। अगर कल हादसा होने जो हुआ उस दौरान अगर इंसानी जाने जाती तो उससे पहले क्या वो तार ठीक नहीं की जा सकती थी? और फिर हमारे यहाँ मीटर लगाने के लिए सरकार जो है पूरी तरह से कमर कस चुकी है। अगले 3 महीने का टाइम दे रखा है, मीटर लगाए जाएंगे, लेकिन मीटर लगाने से पहले क्या वो बिजली के खंभे, वो बिजली की तारें ठीक हो जाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा अलमिया है। और इसी सवाल और इसी अलमिया के पस मंज़र में दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आम लोग ये भी पूछ रहे कि मरकज़ी सरकार एक बार जम्मू कश्मीर के पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इस मामले की भी तहकीकात करे कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये कई बार मरकज़ी सरकार को बता दिया है, लिख कर दिया है कि हमने हर जगह पे बिजली का ट्रांसफार्मर, बिजली का खंभा पहुंचा दिया है। तो क्या वाकई में वो बिजली का खंभा 100% हो चुका है, वो बिजली की तार 100% हो चुकी है? अगर वो सही है तो फिर किसी को कोई इतराज़ नहीं है। एक बार तहकीकात हो, अगर वो गलत है तो फिर पूछा जा सकता है कि गलत जो इंतज़ामात थे, वो गलत जो ऐलानात थे वो क्यों किए गए हैं। ये वो सवाल जिसको बहुत से लोग आज भी पूछ रहे हैं। और अगर कहीं आपको शहर ख़ास यानी जिसे डाउनटाउन का इलाका कहा जाता है, अगर उससे गुजरने का आपको एक बार मौका मिले तो आप यकीन जानिएगा डाउनटाउन में एक एक खंबे से 30 से 40 तारें गुजरती हैं। ऊपर से बिजली की तारें खंबे से, नीचे से केबल वाले की तार भी, और अब ये जो मोबाइल की तारें जो हैं, जो कनेक्शन है मोबाइल के, वो तारें भी उन्हीं से गुजरती हैं। और यूँ लगता है कि डाउनटाउन के इलाके में अगर एक तार में स्पार्क हो जाए तो डाउनटाउन की जो दरो दीवार क्या वहाँ पे कुछ नहीं बच सकता है। लेकिन सरकार उन मामलात की तरफ तवज्जो देने के बजाय हीटर और मीटर की बात करती है, और इस हीटर और मीटर के झटके कश्मीर से लेकर जम्मू तक आवाम को अक्सर दिए जाते हैं। और आवाम सरकार से पूछना चाहती, लेकिन सरकार का कोई भी कारंदा जवाब तो देता नहीं है। बिलाखिर मीडिया तक की बात पहुंचाते हुए उम्मीद का इज़हार करते हैं कि मीडिया कहीं हक गोई करेगा, मीडिया कहीं अपना हक अदा करेगा। और चौथा पिलर होने के नाते मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि वो हक की बात करे, सरकार तक बात पहुंचाए कि तेरे शहर में, तेरे चर्चों में बड़े वसवसे हैं, वो लोगों को वन वसवसों से डर लगता है।
तो डर की बात, लेकिन डर की बात हम ट्रैफिक की बात से भी करेंगे। कश्मीर में ट्रैफिक के हवाले से डर की खबर सुबह सुबह आपने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। हमने भी बता दी हस्ब रिवायत कि यहाँ ट्रैफिक जो है पिछले 5 से 8 सालों के दौरान दुगना क्या चुगना हो चुका है। सड़कें नहीं बढ़ी हैं और सड़कें उतनी, ट्रांसपोर्ट बढ़ा, लेकिन श्रीनगर में पार्किंग के अरेंजमेंट्स नहीं। 1000 की पार्किंग और 15000 की गाड़ियां क्या अकोमोडेट हो जाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन इसी सवाल के बीच में श्रीनगर के SKICC में आज दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर, चेन्नई से लेके बांद्रा और मुंबई से लेके दूसरे शहरों तक से बड़े लोग आए थे, इंजीनियर भी थे। और श्रीनगर में ट्रैफिक निज़ाम की दुरुस्त के हवाले से इकदाम या तबादला ख्याल किया जा रहा था। और इन्हीं इकदाम और तबादला ख्याल के बाद RTO कश्मीर शाहनवाज बुखारी ने मीडिया से बात करते हुए कई मामला पर बात की और बात करते करते उन्होंने ये भी बताया कि अभी शुरुआत है, बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। सुनिएगा शाहनवाज बुखारी क्या बता रहे हैं। ई रिक्शा को लेके मेरा ये कहना है कि ई रिक्शा की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, नॉर्मली हम जो आपके बसेस हैं या मिनी बसेस हैं या आपके मैक्सी कैब्स हैं, इनको हम परमिट देते हैं, ठीक है, इनके रूट्स एलोकेट होते हैं, इनके परमिट होते हैं। ई रिक्शा की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है उसका परमिट देना है नहीं, तो इसलिए बेसिक मैंडेट जो ई रिक्शा का रेगुलेट करना वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का नहीं है। लेकिन हम इनके लिए मैं लिस्ट तैयार कर रहा हूँ अनकरीब, क्या मेरे ख्याल से 1-2 दिन में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पॉलिशिंग की ज़रूरत है। सब स्टेक होल्डर्स को साथ में लेना है, मिनी बस ओनर्स हैं, टैक्सी ओनर्स हैं और रिक्शा वाले भी हैं या बाकी जो नॉर्मल फ्यूल ऑटो वाले भी हैं, उनका भी फीडबैक लेना है, क्योंकि हर किसी की इंटरेस्ट है, हर किसी का रोज़गार इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम एक लिस्ट मुकर्रर तैयार कर रहे हैं रूट्स का जिस पे ई रिक्शा चलेंगे। अभी ई रिक्शा की कमी है सिटी में, अभी मेरे ख्याल से 314 ई रिक्शा है श्रीनगर सिटी में अभी तक टोटल रजिस्टर हुए हैं। तो हम उनके लिए रूट्स नोटिफाई कर रहे हैं अगले 2-3 दिन में। तो मुझे लगता है बहुत हद तक वो जो ई रिक्शा वाले मामला हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। देखिए हमारे नोटिस में जो भी स्पेसिफिक, हम तो मैं आपको एडमिट कर रहा हूँ, तो हम तो 24 पहर तो हम रोड पे होते नहीं हैं और ना ही ट्रैफिक पुलिस 24 पहर पे हर पॉइंट पे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज ए सिटीज़न है, ये जो हैरेसमेंट का मामला है ये हमारी कलेक्टिव एक एफर्ट होनी चाहिए एज ए सोसाइटी। बाकी जो हमारा रोल बनता है, जहाँ भी हमारी नोट्स में ऐसे मामलात आ जाते हैं, हमारी तरफ से जो कार्रवाई होनी है बेसिक हम कर लेते हैं, ठीक है। रिगार्डिंग कोई रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, देखिए वो मामला डिवीज़न बेंच में हाई कोर्ट के पास है और एक कंटेम्प्ट पिटिशन के स्टेज पे है, ठीक है। उसकी 21 तारीख को हियरिंग दी थी कोर्ट ने और सुनने में मुझे ये भी आया कि वो कोर्ट की फाइनल हियरिंग है। अब बदकिस्मती एक ये है कि 21 तारीख को छुट्टी पड़ रही है। मैंने हाई कोर्ट में अपनी तरफ से एक पर्सनल रिक्वेस्ट डाली है कि शाहनवाज बुखारी RTO कश्मीर मीडिया से बात कर रहे थे श्रीनगर के SKICC में कॉन्फ्रेंस के बाद और ज़मीनी हक़ाइक़ समझने और समझाने की कोशिश करते। लेकिन ख़ित्ते कश्तवाड़ और ख़ित्ते कश्तवाड़ में हादसात की खबरें अक्सर आती रहती हैं और इन हादसात के पीछे अक्सर कहीं तेज़ रफ्तारी, कहीं सड़क की खस्ता हालत और कहीं सरकार के कायदा और कानून अपनाने की कोताही। और उसी कोताही को मद्देनज़र रखते हुए आज SSP कश्तवाड़ ने बाज़ाब्ता तौर पर इलाके में CCTV से लेकर दूसरे इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करने के अहकाम जारी करते हुए बताया कि हर आने जाने वाले पर नज़र रखी जा रही है और ये कहीं टेक्नोलॉजी तो कहीं मशीन और मैन का इस्तेमाल करते हुए देखने की कोशिश की जा रही है और जहां कहीं उन्हें गलत लगेगा, कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाएगी। SSP कश्तवाड़ मीडिया से इस मामले पर बात कर रहे थे। यहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हमारा बहुत उथल पुथल है और वीक है। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमने पिछले दिनों में एक अभियान चलाया था कि जो स्टंट बाइकिंग हो रही है टाउन के या सराउंडिंग या डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट जगहों पे, एक FIR हमने लगाई थी यहाँ किश्तवाड़ थाने में और उसमें 20 गाड़ियाँ सीज की थी और वायलेटर्स के अगेंस्ट एक्शन हुआ था। दे वर अरेस्टेड, फिर रिलीज़ हुए। मगर इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए बहुत ज़रूरत है कि जो 2 व्हीलर स्पेशली वायलेशंस कर रहे हैं, ट्रिपल राइडिंग है, विदाउट हेलमेट है या वो लोग जो स्टंट बाइकिंग करते हैं, तो उनके खिलाफ हमने एक नए तरीके से कार्रवाई शुरू किया। हमारे किश्तवाड़ टाउन इन ऑल अलॉन्ग द हाईवे इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे, जगहों पे CCTV सर्वेलेंस सिस्टम है, तो उसको एक्टिवेट किया। अब हमारे कंट्रोल रूम से उन वायलेशंस के फोटोग्राफ्स निकाले जा रहे हैं एंड वीडियो क्लिपिंग्स तैयार की जा रही हैं और अकॉर्डिंगली जैसे आप ये मैं आपको दिखाऊंगा कि दिस इज़ वन एग्जांपल के जो हमने CCTV सर्वेलेंस सिस्टम से ये फोटोग्राफ लिया गया, वायलेशन का एविडेंस क्रिएट हो गया, डिजिटल एविडेंस। जिस ऑफिसर ने वो वीडियोग्राफी की है उसका साइन सिग्नेचर लेके
हमने इस इंडिविजुअल की गाड़ी का नंबर देखते हुए उसका एड्रेस आइडेंटिफाई किया है और सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, साथ में आरटीओ ऑफिस की मदद लेके एड्रेस डिटरमिन करके उनके घर पे अब हम चालान भेज रहे हैं बाई पोस्टल मीन्स। सो दिस इज़ द मैकेनिज़्म कि जिससे इंडिविजुअल को पता भी नहीं चलेगा वायलेशन करने वाले को कि उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है, उसको तब पता चलेगा जब उसके घर पे चालान पहुंचेगा। अब इसी तरह अभी हमने 5 चालान किए हैं, अब ये नंबर हर रोज़ बढ़ता रहेगा। वी विल इंश्योर कि जो भी वायलेशन करे उनके घर पे उनके एड्रेस पे रजिस्टर्ड ऑनर के घर पे एड्रेस पे डिलीवर होगा चालान, और उसको वो चालान भुगतने के लिए कोर्ट में मोबाइल मजिस्ट्रेट के यहाँ आना है। इन केस वो स्पेसिफाइड डेट पे नहीं आता है देन समन इशू। और चलिए हम जरा अब कश्मीर का रुख करते हैं। मौसम बदल चुका है, मौसम का मिजाज भी बदला और इस बदले मौसम के मिजाज में इन दिनों खांसी बुखार की खबरें कश्मीर में आ ही रही। सतीश कौशिक आज वो कोविड से नहीं मरा लेकिन जुकाम और खांसी से मर ही गया। कश्मीर में क्या कुछ उठाला है, बहुत से लोग इस तरह के मामला पे हमारी नोट्स मिलाते हैं। डॉक्टर नवीद नज़ीर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट और कोविड के दौरान हीरो बने हमारे डॉक्टर नवीद नज़ीर। कोविड के दौरान जो खिदमात की उस पर उनकी सबकी नज़ीर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ज़रा ये हालात जो है इस वक्त कश्मीर से खांसी बुखार जुकाम के, क्या ये किसी बड़े फ्लू का खतरा तो नहीं है? ज़रा हमारे नाज़रीन को जानना चाहेंगे। देखिए हम जो विंटर की आमद हुई तो हमने देखा यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस की इंसिडेंस जो वैसे ही हर साल बढ़ती है तो इस साल भी बढ़ी। तो हमने उस टाइम जैसे एक एडवाइजरी आई थी कि कोविड की एक और वेव का खतरा है, तो हमने यहाँ पे जो भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के पेशेंट्स आते थे वो एडमिट हो या ओपीडी से हो, तो हमने उनकी सैंपलिंग की। उनके इन एडिशन टू कोविड टेस्टिंग हम उनकी बाकी वायरसेस के लिए भी सैंपलिंग कर रहे हैं। तो हमने देखा कि कोविड के केसेस तो बहुत कम थे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, लेकिन हमने बाकी जो वायरल डिजीज है स्पेशली इन्फ्लुएंजा जो विंटर में वैसे ही इंक्रीज होता है तो उसके काफी केसेस हमने देखे जिसमें अलग अलग वेरिएंट्स आए। जैसे नॉर्मल H1N1 जो आता है वेरिएंट, उसके केसेस भी हमें देखने को मिले। इसके अलावा H3N2 के कुछ केसेस भी हमारे पास आए और एक और वायरस है RSV जिसे रेस्पिरेटरी सिंसेशन वायरस एक है, तो इसके पेशेंट्स भी काफी हमारे पास आए और कुछ ऐसे मरीज भी थे जो हॉस्पिटलाइज करने पड़े, जो आईसीयू में एडमिट थे और जो सीवियर निमोनिया में मुब्तला थे। तो ये ऑफ डेट हम देख रहे हैं कि ये मैं आपको पिछले करीब 1.5 महीने की या 2 महीने की स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ। करीब हमारे पास 100 से ज्यादा केसेस थे हमारे पास। तो लेकिन इस टाइम जैसे डरने वाली बात कोई तो नहीं है डॉक्टर साहब, डरने वाली बात तो नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं, ऐसे पैनिक होने की कोई बात नहीं है। ये रूटीन नॉर्मल जैसे जुकाम होता है तो वही है। तो लेकिन एहतियात करने की जरूरत है क्योंकि अगर कोई भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में मुबतला हो तो कोशिश करनी चाहिए कि वो टेस्ट करे और आइसोलेट हो जाए ताकि में स्प्रेड ना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डरने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर नवीद नज़ीर श्रीनगर से। वक्त इजाजत नहीं देता है जी कि स्पेशल रिपोर्ट में अभी बस इतना ही। सनम को इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाजत कि रब कायनात की रही मर्जी। फिर करेंगे आपसे मुलाकात दूसरे प्रोग्राम के लिए। आपको सीधा स्टूडियो नंबर 2 लिए चलते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।